जादुई फूलों का घर। एक समय की बात है, गंगापुर गांव में सपना नाम की एक लड़की अपने पिता सूरज के साथ एक किराए के घर में रहा करती थी। सूरज की पत्नी के देहांत के बाद सूरज ने अकेले ही सपना का पालन पोषण किया था। वो अपना घर चलाने और अपनी बेटी की पढ़ाई लिखाई के लिए ऑटो रिक्शा चलाया करता था और वो अपनी सारी कमाई अपनी बेटी सपना के पढ़ाई लिखाई में लगा दिया करता था। लेकिन फिर एक दिन अचानक एक दुर्घटना में सपना के पिता सूरज का एक्सीडेंट हो जाता है और वह भी सपना को इस दुनिया में अकेला छोड़कर चला जाता है, जिसके बाद सपना बिल्कुल अनाथ हो जाती है और अपने पिता के जाने के बाद सपना पूरी तरह से टूट जाती है और वह अपने पिता की यादों में हमेशा उदास रहती है। लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ सपना अपने आप को किसी तरह से संभाल कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने लगती है। लेकिन समय के साथ साथ सपना की आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है। उसके पास खाने पीने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं बचते हैं और उसे पानी पीकर ही अपना पेट भरना पड़ता है। तभी एक दिन ऐसे ही जब सपना अपने कॉलेज के लेक्चर अटेंड कर रही होती है, उसी समय कॉलेज की प्रिंसिपल सपना से आकर कहती है, सुनो सपना, तुमने कई महीनों से कॉलेज की फीस जमा नहीं की है, जिस वजह से तुम्हें इस कॉलेज से निकलना पड़ेगा। प्लीज मैम, ऐसा मत करिए। मेरे पिताजी का देहांत हो गया है और इसी वजह से मैं कॉलेज की फीस नहीं भर पा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं और अगर आपने मुझे कॉलेज से निकाल दिया तो मैं अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाऊंगी और ना ही अपने पिताजी का सपना। इसलिए प्लीज मैम, मुझे कॉलेज से मत निकालिए। देखो सपना, मैं तुम्हारी कंडीशन को समझ सकती हूँ, लेकिन इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे कॉलेज के भी कुछ रूल रेगुलेशन है जिसे मैं बदल नहीं सकती। इसलिए तुम्हें अभी यह कॉलेज छोड़कर जाना पड़ेगा। इस तरह सपना प्रिंसिपल से बहुत विनती करती है, लेकिन प्रिंसिपल उसकी एक नहीं सुनती और उसे कॉलेज से बाहर निकाल देती है। वहीं इधर समय पर घर का किराया न देने की वजह से मकान मालिक भी सपना को घर से बाहर निकाल देता है, जिसके बाद सपना मदद मांगने के लिए अपने चाचा चाची के पास जाती है, जहां उसके चाचा विनोद उससे कहते हैं, तुम चिंता मत करो सपना, हम हैं ना। आज से हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे और तुम हमारे साथ हमारे घर पर रहोगी। सपना के चाचा विनोद दिल के बहुत अच्छे इंसान थे, इसीलिए वह सपना को अपने घर में रखने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन वही सपना की चाची बिमला बहुत ही घमंडी और दुष्ट किस्म की औरत थी और वह सपना को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। इसलिए एक दिन वो विनोद से कहती है, अरे आपका तो दिमाग खराब हो गया था उस दिन, जो आपने इस गरीब अनाथ लड़की को हमारे घर में रहने की इजाजत दे दी थी। लेकिन अब मैं और नहीं बर्दाश्त करूंगी। मैं उस अनाथ लड़की को अपने घर में और मुफ्त की रोटियां तोड़ते नहीं देख सकती। अरे मेरा ये घर कोई अनाथ आश्रम नहीं है जो कोई भी अपना मुंह उठाकर आएगा और यहाँ चला आएगा। अरे बिमला, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? सपना मेरे बड़े भाई की बेटी है और उनके जाने के बाद इस दुनिया में हमारे सिवा उसका है ही कौन। तो अगर ऐसे समय में हम उसका साथ नहीं देंगे तो बेचारी अकेले कहाँ जाएगी। अरे भाड़ में जाए वो, मुझे इससे क्या। लेकिन तुम मेरी बात को ध्यान से सुन लो। अगर तुमने उसे अभी इस घर से नहीं निकाला ना, तो मैं हमेशा के लिए अपने मायके चली जाऊंगी, फिर रहना अकेले अपनी उस बेटी के साथ। इधर सपना कमरे के बाहर खड़ी अपनी चाची की सारी बातें सुन लेती है और उनके दिल में अपने प्रति इतनी नफरत देखकर सपना को बहुत बुरा लगता है और वह उन लोगों को बिना बताए उनका घर छोड़कर चली जाती है। इस तरह सपना के पास जीने के लिए कोई सहारा नहीं बचता है। वह पूरी तरह से लाचार हो जाती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? मेरा तो अब इस दुनिया में कोई नहीं है। इस तरह उस दिन के बाद से सपना रोड पर ही अपने दिन गुजारने लगती है और कई दिनों से भूखे पेट रहने की वजह से सपना के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगता है और उससे अब और भूख बर्दाश्त नहीं हो रही होती है, जिसकी वजह से वह लोगों से भीख मांगकर अपना पेट पालना शुरू कर देती है। ऐसे ही एक दिन
एक रेस्टोरेंट के बाहर कुछ लड़कियां बैठकर खाना खा रही होती है। उन्हें देखकर सपना की भूख और भी बढ़ जाती है, जिसके बाद सपना उनके पास जाकर कहती है, सुनो बहन, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, प्लीज मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। सपना की ऐसी हालत देखकर उसकी मदद करने की बजाय वो लड़कियां उल्टा सपना का मजाक उड़ाने लगती है। अरे अरे, तुम्हें भूख लगी है? चलो ठीक है, मैं तुम्हें खाना खिला दूंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें हम लोगों को डांस करके दिखाना होगा, तभी तो हम तुम्हें कुछ खाने के लिए देंगे। चलो अब शुरू हो जाओ। उन लड़कियों की बातें सुनकर सपना ना चाहते हुए भी उन लोगों के सामने डांस करने लगती है। उसी समय एक लड़की केले का छिलका सपना के पैरों के पास फेंक देती है, जिसकी वजह से सपना का पैर फिसल जाता है और वो वहीं गिर जाती है। अरे अरे, तुमने तो हमारा सारा मूड ही खराब कर दिया। तुम्हें तो बिल्कुल भी डांस करना नहीं आता। अब मैं तुम्हें खाने के लिए कुछ नहीं दूंगी, चलो भागो यहाँ से। अरे काजल, उस बेचारे के साथ ऐसा मत करो, कम से कम उसे खाने के लिए एक ब्रेड तो दे ही दो। इतना बोलकर वो लड़की सपना की तरफ एक ब्रेड का छोटा सा टुकड़ा फेंक देती है और कहती है, अरे अब क्या सोच रही हो, जल्दी से इसे उठाकर खा लो, वरना कोई गली का कुत्ता आकर इसे खा लेगा। अपनी गरीबी का उन लड़कियों को इस तरह मजाक उड़ाता देखकर सपना का दिल पूरी तरह से टूट जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाता है और वह कहती है, अब बस बहुत हो गया, अब मैं और ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मुझे ऐसी मतलबी दुनिया में नहीं जीना, जहाँ हर कोई दूसरे की तकलीफ का सिर्फ मजाक उड़ाता हो। इसलिए पिताजी, अब मैं भी आपके पास आ रही हूँ, अब मैं और यहाँ नहीं जी सकती हूँ। इतना कहकर सपना भागते हुए जंगल के बीचों बीच बने एक कुएं के पास पहुँच जाती है और उसके अंदर छलांग लगा देती है। लेकिन जैसे ही सपना उस कुएं के अंदर कूदती है, वैसे ही एक सुंदर सी परी सपना को बचाकर वापस कुएं के बाहर ले आती है और उससे कहती है, अरे बेटी, ये तुम क्या कर रही थी? तुम्हें पता है ना, आत्महत्या करना कितना बड़ा पाप होता है, और वैसे भी जीवन को खत्म कर देने से समस्याएं खत्म नहीं होती है, बल्कि उनका सामना करने से ही उनका अंत होता है। तो बताओ, तुम्हें क्या तकलीफ है? उसी समय सपना अपनी सारी तकलीफ के बारे में उस परी को बता देती है और जोर जोर से रोने लगती है, जिसके बाद वो परी फिर से कहती है, सपना, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। इतना बोलकर वह परी अपनी जादुई शक्तियों से सपना के लिए वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर फूलों का घर प्रकट करती है और कहती है, सुनो सपना, आज से ये जादुई फूलों का घर तुम्हारा है। तुम्हें इस घर में किसी भी चीज की कोई तकलीफ नहीं होगी, और हाँ, यह जादुई फूलों का घर तुम्हें तुम्हारी जरूरत की सारी चीजें देगा। इसलिए अब से तुम्हें किसी के भी सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और तुम अपनी आगे की जिंदगी बहुत ही सुकून से जी पाओगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी जी, आज आपने मुझे ये जादुई फूलों का घर नहीं बल्कि मुझे जीने का सहारा दे दिया। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इस तरह सपना उस जादुई फूल के घर में बड़े ही आराम से रहने लगती है और अब उसकी जिंदगी में किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होती और वह अब इस जादुई फूल के घर की मदद से कॉलेज में अपना एडमिशन फिर से करवा लेती है और अपने आगे की जिंदगी खुशी खुशी व्यतीत करने लगती है। माँ का दिया हुआ जादुई मेकअप बैग। बहुत समय पहले की बात है, रामगढ़ नाम के एक छोटे से गांव में सुहासिनी अपनी बेटी प्रिया के साथ रहा करती थी। उन लोगों की हालत बहुत ही ज्यादा बुरी थी, क्योंकि उनके राज्य की महारानी हेमलता बहुत ही ज्यादा लालची और मक्कार किस्म की औरत थी। वो राज्य के लाचार और गरीब लोगों पर अपना शासन चलाया करती थी। इसी वजह से सुहानी के पति विनोद का देहांत अपने राज्य की रक्षा करने के दौरान एक युद्ध में हो गया था।
और हेमलता युद्ध के दौरान जिन लोगों की मृत्यु हो गई थी उन लोगों के घरों में वो कुछ पैसे भिजवा दिया करती थी, क्योंकि उस राज्य में औरतों का बाहर निकलकर काम करना हेमलता को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसलिए वो राज्य की किसी भी औरत को काम करने की अनुमति नहीं देती थी और उसके भेजे हुए कम पैसों में ही उन लोगों को अपना गुजारा करना पड़ता था, जिस वजह से राज्य के लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी होती थी। लेकिन महारानी के खिलाफ भला कौन आवाज उठा सकता था। इसलिए सुहासिनी चुपचाप अपनी बेटी प्रिया के साथ अपना गुजारा कर रही होती है। और समय के साथ अब प्रिया भी बड़ी हो जाती है और एक दिन वो अपनी माँ से कहती है, माँ, सभी राज्य की लड़कियाँ स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है, फिर हमारे राज्य की लड़कियों को पढ़ने का अधिकार क्यों नहीं दिया गया है? क्यों उन्हें हमेशा ही घरों में बंद करके रखा जाता है? माँ, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ और पढ़ लिख कर अपने राज्य के लिए कुछ करना चाहती हूँ। बेटी, तुझे तो पता है ना कि तेरे पिताजी के जाने के बाद हमने किस तरह से अपने दिन गुजारे हैं, वरना महारानी जो पैसे भेजती है उससे तो हमारे महीने का पूरा राशन भी नहीं आ पाता है। लेकिन फिर भी हम लोग आधा पेट खाकर अपने दिन काटते हैं, क्योंकि इस गांव में तो औरतों का काम करना ही मना है। तो भला ऐसी स्थिति में मैं तुझे कैसे पढ़ा सकती हूँ? माँ, मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती कि महारानी खुद एक औरत होकर राज्य की औरतों के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? अरे, उनके लिए राज्य का हर एक व्यक्ति आए दिन अपनी जान से हाथ धो बैठता है, तो क्या उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि उनके पतियों के जाने के बाद उनके परिवार का क्या होगा? तो बिल्कुल सही कह रही है बेटी, लेकिन हम राज्य के लोग कर भी क्या सकते हैं? हमें महारानी के जुल्मों को तो सहना ही पड़ता है ना। पता नहीं उनके खिलाफ कभी कोई आवाज उठा पाएगा भी कि नहीं। माँ, अब आप ये सब बातें छोड़िए, बताइए आज खाने में आपने क्या बनाया है? मुझे बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाने के लिए दे दो ना। हाँ बेटी, मैं बस अभी तेरे लिए कुछ गर्मा गर्म बना कर लाती हूँ। इतना कहकर सुहासिनी जैसे ही रसोई में जाती है तो वो देखती है कि राशन के सारे डिब्बे खाली पड़े होते हैं। ये देखकर सुहासिनी सोच में पड़ जाती है और कहती है, अरे, रसोई में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। अब मैं अपनी बेटी के लिए खाना कैसे बनाऊंगी? मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है कि मैं अपनी बेटी के लिए बाहर से कुछ खरीद कर ला सकूं। और ना मैं महारानी से पैसे मांग सकती हूँ, क्योंकि उनके दिए हुए पैसे तो महीने से पहले ही खत्म हो चुके हैं और दूसरा महीना आने में भी अभी बहुत समय है। अब मैं क्या करूँगी? सुहासिनी का उदास चेहरा देखकर प्रिया कहती है, क्या हुआ माँ, आप इतना उदास क्यों लग रही हो? क्या घर में राशन खत्म हो गया है? हाँ बेटी, घर में राशन का एक दाना भी नहीं है और न ही हमारे पास पैसे बचे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि अब ये पूरा महीना कैसे गुजरेगा। कोई बात नहीं माँ, शायद इस पर आपकी तबीयत की वजह से पैसे जल्दी खत्म हो गए हैं, लेकिन आप चिंता मत करिए, मैं पानी पीकर अपना पेट भर लूंगी। इतना कहकर प्रिया अपनी आंख में आंसू छुपाए पानी पीकर अपना पेट भर लेती है और फिर दोनों माँ बेटी कुछ दिनों तक पानी पीकर ही अपने दिन गुजारने लगती है। लेकिन भूखा रहने की वजह से सुहासिनी की तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती जाती है और ये देखकर प्रिया कहती है, बस बहुत हो गया माँ, अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो एक न एक दिन हम दोनों ही मर जाएंगे। इसलिए अब मुझे ही महारानी के पास जाकर उनसे बात करनी होगी, क्योंकि अब मैं और आपको इस तरह भूख से तड़पते हुए नहीं देख सकती हूँ। इतना कहकर प्रिया अपने फटे पुराने कपड़े पहने हुए महारानी के महल में जाती है, क्योंकि वो अपनी बीमार माँ को और भूख से तड़पता हुआ नहीं देख सकती थी। इसलिए वो महारानी से कहती है, महारानी जी, मैं आपसे यहाँ मदद मांगने आई हूँ और आपको मेरी मदद करनी ही होगी। अरे, तुम कौन हो और यहाँ मेरे दरबार में क्या कर रही हो? तुम्हें पता है ना, मेरे दरबार में इस तरह कोई नहीं आ सकता है। महारानी जी, मैं आपके ही राज्य की बेटी हूँ और मेरे पिताजी ने इस गांव के रक्षा के लिए ही अपनी जान दे दी थी। अच्छा, तो तुम उन लोगों में से एक हो, लेकिन तुम यहाँ क्या करने आई हो? तुम्हारे हिस्से के पैसे तो हर महीने तुम्हारे घर पहुँच जाते हैं ना, फिर तुम्हें और क्या चाहिए? महारानी जी, आपके दिए हुए पैसों से तो हमारे महीने का पूरा राशन तक नहीं आ पाता है, तो सोचिए हम लोग अपनी जरूरत को कैसे पूरा कर पाते होंगे। अरे, आज मेरी माँ भूख से तड़प रही है और मेरे घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। आज ना तो मैं अपनी माँ का इलाज करवा सकती हूँ और ना ही अपनी माँ का पेट भर सकती हूँ। इसलिए आज आपको या तो हमें हमारी जरूरतों के अनुसार पैसे देने होंगे या फिर हमें बाहर निकलकर काम करने की इजाजत देनी होगी, क्योंकि आपने इस गाँव की औरतों के लिए जो नियम लागू किए हैं वो इस गाँव के किसी भी औरत को मंजूर नहीं है। तुम्हारी इतनी हिम्मत,
तुम मेरे सामने खड़ी होकर मुझसे ही सवाल कर रही हो? शायद तुम भूल गई हो कि तुम एक लड़की हो और लड़कियों का बीच सभा में खड़ा होकर इस तरह आवाज उठाना हमारे राज्य के लिए शर्म की बात है, इसलिए तुम्हें इसके लिए सजा जरूर मिलेगी। अरे मुझे तो शर्म आती है आपको अपने राज्य की महारानी कहते हुए। आप खुद एक औरत होकर औरतों के लिए ऐसी सोच कैसे रख सकती हो? अरे आपको तो अपने राज्य की औरतों को प्रोत्साहित करना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए, लेकिन आपको तो उन औरतों की तकलीफें भी नहीं दिखाई दे रही है। इसलिए आज जब तक मेरी मांग पूरी नहीं होगी मैं इस सभा से नहीं जाऊंगी। एक लड़की को भरी सभा में अपने खिलाफ आवाज उठाता देखकर महारानी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने सैनिकों से कहती है, सैनिकों, इस दुष्ट लड़की को अभी इसी वक्त यहाँ से ले जाओ और ऊंची वाली पहाड़ी से धक्का दे दो, ताकि दोबारा किसी की हिम्मत ना हो मेरे सामने इस तरह अपनी आवाज ऊंची करने की। महारानी के इतना कहते ही सैनिक फटाफट से प्रिया को पहाड़ी के पास घसीटते हुए ले जाते हैं और उसे पहाड़ी से धक्का दे देते हैं। लेकिन वहीं पहाड़ी के नीचे एक गुरु माँ तपस्या कर रही होती है और जब उनकी नजर प्रिया पर पड़ती है तो वो कहती है, अरे ये कन्या कौन है और इसकी ये हालत किसने की? मुझे पहले इसकी मदद करनी होगी। इतना कहकर गुरु माँ जैसे ही प्रिया के सर पर हाथ रखती है वैसे ही प्रिया के सारे घाव भर जाते हैं और वो होश में आ जाती है और कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुरु माँ, अगर आज आप नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता, मेरे जाने के बाद मेरी बीमार माँ का क्या होता। लेकिन बेटी तुम कौन हो और तुम्हारी ये हालत किसने की? गुरु माँ के इतना कहते ही प्रिया उन्हें सारी बातें बता देती है, जिसके बाद गुरु माँ कहती है, तुम चिंता मत करो बेटी, उस महारानी को उसकी किए की सजा जरूर मिलेगी, बस तुम्हें हिम्मत रखकर उसका सामना करना होगा और पूरे राज्य के सामने उसकी सच्चाई सामने लानी होगी। लेकिन गुरु माँ, मैं अकेले ये सब कैसे कर पाऊंगी? उसकी चिंता तुम मत करो बेटी, मैं तुम्हें ये जादुई मेकअप बैग दे रही हूँ। इस जादुई मेकअप बैग को इस्तेमाल करते ही तुम उस महारानी की सच्चाई सबके सामने ला पाओगी और राज्य के लोगों को उसके अत्याचारों से आजाद करवा पाओगी। इतना सुनकर प्रिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो जादुई मेकअप बैग लेकर वापस दरबार में जाती है और कहती है, सुनिए महारानी, मैं तो बस यहाँ आपसे मदद मांगने आई थी, लेकिन आपने अपने सैनिकों से कहकर मुझे ही मरवाने की कोशिश की, इसलिए आज इस राज्य सभा के सामने ही मैं आपकी असली सबके सामने लाऊंगी, जिससे राज्य के लोगों को आपके असली रूप के बारे में पता चल सकेगा। अरे तुम्हारी जैसी एक गरीब लड़की भला मेरी सच्चाई क्या सामने लाएगी? मैं तो तुझे इसी समय अपने सभा से धक्के मारकर बाहर निकलवा दूंगी। इतना सुनकर प्रिया जैसे ही अपना जादुई मेकअप बैग महारानी के चेहरे पर लगाती है वैसे ही महारानी अपने आप अपनी सारी सच्चाई सबके सामने बताने लगती है और ये देखकर सभा में बैठे सभी लोग हैरान हो जाते हैं और वो सब एकजुट होकर महारानी के खिलाफ आवाज उठाते हैं और वो सब प्रिया को राज्य की अगली महारानी के रूप में राजगद्दी पर बैठा देते हैं, जिसके बाद राज्य के सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और प्रिया अपनी समझदारी से राज्य के लोगों के लिए नए और अच्छे नियम लागू करती है और राज्य के लोगों को एक अच्छी और खुशहाल जिंदगी देने के लिए कोशिश करती है। और वहीं महारानी हेमलता को महल के कटघरे में बंद कर दिया जाता है और इसी तरह गुरु माँ के दिए हुए जादुई मेकअप बैग की वजह से प्रिया राज्य के लोगों की जिंदगी खुशहाली से भर देती है और उन्हें महारानी हेमलता के अत्याचारों से आजाद करवाती है, जिसके बाद पूरा राज्य हंसी खुशी से अपना जीवन गुजारने लगता है। सौतेली बहन और जादुई गाजर का लहंगा। ये कहानी रिचा नाम की एक लड़की की है। रिचा 5 साल की थी जब उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी। रिश्तेदार और आस पड़ोस के लोगों के कहने पर रिचा के पापा ने दूसरी शादी कर ली। जब रिचा की सौतेली माँ घर आई तो उन्हें देखकर रिचा बहुत खुश हुई। पिताजी, आप मेरे लिए नई माँ लेकर आई हैं। नई माँ तो कितनी सुंदर है। नई माँ, आप मुझे मेरी मम्मी की तरह प्यार करोगी ना? हाँ मेरी बच्ची, मैं तुम्हें सगी माँ से भी ज्यादा प्यार दूंगी, लेकिन वादा करो अब तुम अपनी सगी माँ को याद नहीं करोगी। ठीक है, वादा किया, लेकिन आप मेरी पिटाई मत करना, क्योंकि मैंने लोगों से सुना है कि सौतेली माँ बहुत मारती है। मैं ऐसी नहीं हूँ बेटा, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी, तुम्हें कभी तुम्हारी सगी माँ की याद नहीं आने दूंगी। पिताजी, नई माँ तो बहुत अच्छी है। हाँ बेटी, नई माँ बहुत अच्छी है और ये तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगी।
ऋचा अपनी नई माँ को पाकर बहुत खुश थी। कहने को तो साधना ऋचा की सौतेली माँ थी, लेकिन वो ऋचा को बहुत प्यार किया करती थी। जब से साधना घर में आई थी, ऋचा बहुत खुश रहने लगी थी। ये सब देखकर उसके पिता को भी बहुत खुशी मिलती थी। वो लोग खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। तभी एक दिन साधना ने ऋचा के पिता से कहा, सुनिए जी, मैं आपको एक खुशखबरी सुनाने जा रही हूँ। आप सुनिएगा तो आप भी बहुत खुश हो जाइएगा। ऐसी क्या बात है भाग्यवान, जो तुम इतना ज्यादा खुश हो रही हो? जी, मैं माँ बनने वाली हूँ। अरे वाह, ये तो सच में बहुत खुशी की बात है। अपने माता और पिता की बात वहाँ खड़ी ऋचा सुन रही थी। वो भी बहुत खुश होती है और खुशी से चिल्लाने लगती है, अरे वाह, माँ फिर से माँ बनने वाली है और मैं दीदी बनने वाली हूँ। ये बहुत मजा आएगा, है ना पिताजी? अब हमें माँ का बहुत ध्यान रखना होगा। ऋचा की खुशी देखकर उसकी सौतेली माँ और उसके पिता बहुत खुश होते हैं। सच कहूँ साधना, जानकी के मरने के बाद इस घर में बहुत शांति हो गई थी, लेकिन जब से तुम आई हो ऐसा लगता है जानकी दोबारा आ गई। तुम्हारे आने से घर में खुशियाँ आ गई है। देखो, तुम्हारे आने से ऋचा भी खुश रहती है। जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? ये तो मैं जानती हूँ कि जानकी दीदी की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उनकी कमी आपको और ना ही ऋचा को महसूस होने दूँ। अब ऋचा और उसके पिता साधना की बहुत देखभाल करने लगे। 9 महीने बाद साधना ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। छोटी बहन पाकर साधना बहुत खुश हुई। पिताजी देखिए, मेरी छोटी बहन तो बिल्कुल मेरे ऊपर गई है, बिल्कुल मेरे जैसी दिख रही है। हाँ मेरी बच्ची, अब तुम बड़ी बहन बन गई हो। अब तुम्हारी भी जिम्मेदारी है कि तुम अपनी छोटी बहन का ख्याल रखो। ऋचा छोटी बहन के घर में आने से बहुत खुश थी। धीरे धीरे दोनों बहनें बड़ी होने लगी। एक दिन ऋचा की सौतेली माँ और उसके पिता किसी काम से शहर जा रहे थे। ऋचा बेटा, मैं और तुम्हारे पिता किसी काम से शहर जा रहे हैं, रात तक लौट आएंगे। तुम अपना और अपनी छोटी बहन का ख्याल रखना, ठीक है? ठीक है माँ, आप आराम से जाइए। मैं छोटी का और अपना ध्यान अच्छे से रखूंगी। आप हम दोनों के लिए मिठाइयाँ लेकर आना। ठीक है बेटी। ऐसा कहकर साधना अपने पति के साथ शहर के लिए रवाना हो जाती है। धीरे धीरे रात होने लगती है। रात से सुबह हो जाती है, लेकिन अभी तक ऋचा के माता पिता घर नहीं आए थे। ऋचा बहुत परेशान होने लगती है। माँ ने कहा था कि वो रात तक आ जाएंगी, लेकिन वो अभी तक नहीं आई है। मैं क्या करूँ? ऋचा भागकर गांव के सरपंच के यहाँ जाती है और उन्हें सारी बात बताती है। सरपंच शहर में फोन करके पता लगाता है तो उसे पता चलता है कि एक बस हादसे में ऋचा के माता पिता मर चुके हैं। सरपंच ऋचा को ये बात बताता है। ये जानकर ऋचा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये आप कैसी बातें कर रही है सरपंच जी? ऐसा मत कहिए, मेरे माता पिता को कुछ नहीं हो सकता। माँ के जाने के बाद बहुत मुश्किल से हमारे घर में खुशियाँ आई थी। कह दीजिए ये झूठ है। मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ बेटी, लेकिन सच को नकारा नहीं जा सकता। ऋचा रोते हुए घर वापस आ जाती है और अपनी बहन को देखकर खुद से ही कहती है, नहीं, मैं इस तरह नहीं टूट सकती। मुझे अपनी छोटी बहन की देखभाल करनी होगी। अब इसका मेरे सिवा कोई नहीं है। मुझे कुछ दिनों के लिए माँ बाप का प्यार मिला तो सही, लेकिन ये तो माँ बाप के प्यार से हमेशा अपरिचित रह जाएगी। नहीं, मैं दूंगी अपनी बहन को माँ और बाप दोनों का प्यार। इस तरह खुद से किए हुए वादे को ऋचा निभाने में जुट जाती है। एक दर्जी की दुकान पर जाकर वो साफ सफाई का काम करने लगती है और उसी से अपनी बहन को पालने लगती है। इसी तरह काफी साल बीत गए और दोनों बहन जवान हो गई। छोटी बहन को सारी खुशियां देने के कारण ऋचा खुद पढ़ नहीं पाई, लेकिन उसने अपनी बहन को बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाया और अब उसकी बहन एक अच्छे कॉलेज में पढ़ रही थी। दर्जी की दुकान पर काम करते करते ऋचा ने कपड़े सिलने का काम बहुत अच्छे से सीख लिया था, इसलिए अब वो घर में ही बैठकर लोगों के कपड़े सिलने लगी थी। एक दिन जब वो कपड़े सिल रही थी तो उसकी छोटी बहन ने कहा, दीदी मैं कॉलेज जा रही हूँ, मैंने आपका खाना निकाल दिया है, आप खा लीजिएगा। रुक छोटी, ये ले 500 रुपए, इसे अपने पास रखना, जरूरत पड़ने पर खर्च करना। लेकिन दीदी मेरे पास किराए के लिए पैसे हैं और वैसे भी मैं बस से चली जाती हूँ तो मेरा किराया नहीं लगता। मुझे पता है, लेकिन फिर भी जब कहीं बाहर निकलो तो हाथ में कुछ पैसे होने चाहिए। दीदी अगर आप नहीं होती तो मेरा क्या होता? मैंने माता पिता की शक्ल कभी नहीं देखी,
लेकिन आपके रूप में भगवान ने मुझे पूरा परिवार दिया है। अरे पगली, अब ऐसी बातें करके मुझे इमोशनल करेगी क्या? अच्छे से कॉलेज जाना और मन लगाकर पढ़ाई करना। छोटी कॉलेज चली जाती है। उसके जाने के बाद ऋचा खुद से ही कहती है, देखते ही देखते मेरी छोटी सी बहन कितनी बड़ी हो गई है। भगवान करे इसके जीवन में कभी कोई दुख ना आए। अरे मैं तो भूल ही गई, खेतों में जाकर गाजर के पौधों को पानी भी देना है। कई दिनों से मैंने गाजर के पौधों में पानी नहीं दिया, लगता है पौधे सूख गए होंगे। ऋचा फटाफट खेत की तरफ बढ़ती है। वो देखती है कि सच में खेत के सारे पौधे सूख चुके हैं। पूरे खेत में केवल 2-3 गाजर ही दिखाई दे रहे थे। वो वहीं पर उदास होकर बैठ जाती है। तभी उसके पास एक 70-80 साल की बुढ़िया औरत आती है और उससे कहती है, बेटी बहुत जोरों की भूख लग रही है, कुछ खाने को हो तो दे दो। अभी तो मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है दादी माँ, बस ये 2-3 गाजर है, आप यही खा लीजिए। ऐसा कहकर ऋचा वो 2-3 गाजर भी दादी माँ को दे देती है। गाजर खाकर दादी माँ ऋचा से कहती है, क्या हुआ बेटी, तू इतनी उदास क्यों लग रही है? क्या बताऊं दादी माँ, बड़ी मुश्किल से खेतों में गाजर उगाए थे। सोचा था इन्हें बेचकर जो पैसे मिलेंगे उन पैसों को छोटी के नाम पर जमा कर दूंगी, लेकिन मेरी गलती की वजह से एक भी गाजर नहीं उगा। कोई बात नहीं बेटी, तू चिंता मत कर, तेरी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। ऐसा कहकर दादी माँ ऋचा के खेतों में हाथ फेर देती है। उनके ऐसा करते ही पूरा खेत गाजर के पौधों से भर जाता है। ये देखकर ऋचा बहुत खुश होती है, लेकिन वो दादी माँ से कुछ कहती इससे पहले ही दादी माँ वहाँ से चली जाती है। वो खुशी खुशी घर आ जाती है। शाम को जब उसकी छोटी बहन कॉलेज से घर आती है तो ऋचा से कहती है, दीदी देखिए ना, कॉलेज में हमें प्रोजेक्ट मिला है कि हमें किसी भी खाने वाली चीज से एक बहुत सुंदर लहंगा तैयार करना है। कितना अजीब प्रोजेक्ट है ना, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। और लहंगा बनाने के लिए इतनी सारी खाने वाली चीज हम लाएंगे कहाँ से? अरे तू टेंशन क्यों लेती है छोटी, तू भूल गई क्या, तेरी बहन दर्जी है, कुछ ना कुछ तो दिमाग में जरूर लगा लूंगी। कब चाहिए तुझे तेरा प्रोजेक्ट? कल ही चाहिए दीदी। अच्छा ठीक है, अगर ऐसा है तो तू चल मेरे साथ। ऋचा छोटी को गाजर के खेत तक लेकर जाती है। अरे वाह दीदी, हमारे खेत में तो इस बार बहुत सारे गाजर उगे हैं, लेकिन आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हैं? कैसा रहेगा अगर हम तेरे प्रोजेक्ट के लिए गाजर का लहंगा तैयार करें? क्या बात है दीदी, आप तो सच में कमाल की हो, इतना अच्छा आइडिया मेरे पास क्यों नहीं आया? अब तो मुझे पूरा यकीन है इस प्रोजेक्ट में मैं ही फर्स्ट आऊंगी। दोनों बहनें खेत में से ढेर सारे गाजर तोड़कर घर ले जाती हैं। उसके बाद ऋचा कपड़ों के कतरन से एक लहंगा तैयार करती है और उसके ऊपर सुई धागे से गाजर को लटका देती है। गाजर का लहंगा देखकर छोटी बहुत खुश होती है। वाओ दीदी, आपने तो सच में कमाल ही कर दिया, अब आपकी छोटी बहन को फर्स्ट आने से कोई नहीं रोक सकता। छोटी अगले दिन अपना गाजर का लहंगा लेकर कॉलेज जाती है और पहनकर टीचर्स को दिखाती है। सभी टीचर छोटी के गाजर के लहंगे से बहुत इम्प्रेस होते हैं, जिस कारण छोटी फर्स्ट आती है और उसे इनाम में गोल्ड मेडल दिया जाता है। गोल्ड मेडल लेकर छोटी घर आती है, अपनी दीदी के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। दीदी ये सब आपकी वजह से पॉसिबल हो पाया है, अगर आप नहीं होती तो ऐसा कभी नहीं होता। जब तेरे साथ कुछ अच्छा होता है तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। आज मुझे तेरे ऊपर बहुत गर्व हो रहा है। चल अब खाना खाकर सो जा और इस गाजर के लहंगे को अच्छे से रख दे। छोटी गाजर के लहंगे को घर के एक कोने में रख देती है। उसके बाद दोनों बहनें खाना खाकर सो जाती है। आधी रात को गाजर का लहंगा चमकने लगता है। घर में इतनी रोशनी देखकर ऋचा की आंख खुल जाती है। वो छोटी को भी उठाती है। छोटी उठ, देख गाजर का लहंगा कितना चमक रहा है। दोनों बहनें हैरानी से गाजर के लहंगे को देखने लगती है। तभी गाजर के लहंगे में से आवाज आती है, ऋचा छोटी, हम जादुई गाजर बोल रहे हैं। दादी माँ ने जैसे ही हमारे ऊपर हाथ फेरा था हम जादुई हो गए थे। तुमने हम सभी को एक साथ जोड़कर और भी ज्यादा शक्तिशाली बना दिया है। अब हम तुम्हारी सारी इच्छा को पूरी कर सकते हैं। जादुई गाजर के लहंगे की बात सुनकर दोनों बहनें बहुत खुश होती है और अगली सुबह उठकर जादुई गाजर के लहंगे से सबसे पहले अपने लिए एक अच्छा घर मांगती है और फिर अपनी जरूरत की सारी चीज मांगती है।
इस तरह जादुई गाजर के लहंगे की बदौलत अब उन दोनों बहनों के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं होती और अब ऋचा सिलाई का काम भी नहीं करती थी। जादुई गाजर के लहंगे की मदद से दोनों बहनें अपने जैसे गरीब लोगों की मदद करने लगी। पढ़ाई पूरी होने के बाद एक अच्छा लड़का देखकर ऋचा ने अपनी छोटी बहन की शादी कर दी। अब उसकी सारी जिम्मेदारियां खत्म हो गई थी, इसलिए अपने लिए भी एक अच्छा लड़का ढूंढकर उसने शादी कर ली और अब वो दोनों बहनें अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुशी खुशी रहने लगी।